हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली में सम्राट की भूमिका की चर्चा करेंगे। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि सम्राट गाड़ी का 5वां पहिया है। ये विचार उचित है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सैद्धांतिक रूप में जो इंग्लैंड का सम्राट है वो सर्वशक्तिमान है, समस्त शक्तियों का केंद्र है। लेकिन व्यावहारिक रूप में जो स्थिति है वो इससे बिल्कुल उलट है। व्यक्तिगत रूप से सम्राट किसी भी शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। उसको हर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करना होता है। सम्राट की ये जो शक्तिहीन स्थिति है, इसको देखते हुए कुछ आलोचक ये कहते हैं कि सम्राट गाड़ी का 5वां पहिया है। माने जो सम्राट का अस्तित्व है वो अनावश्यक है, व्यर्थ है। सम्राट कोई लाभदायक कार्य नहीं करता। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इंग्लैंड में सम्राट केवल नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया है तथा वास्तविक रूप में वो किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। लेकिन सम्राट को गाड़ी के 5वें पहिए के समान कहना ये भी उचित प्रतीत नहीं होता। सम्राट को कुछ ऐसी संवैधानिक स्थिति प्राप्त है जो कि आलोचकों की इस विचार को गलत सिद्ध करती हैं। हालांकि संकट की घड़ी में गाड़ी का 5वां पहिया ही सहायक सिद्ध होता है, लेकिन इंग्लैंड की संवैधानिक प्रणाली में साधारण समय में भी सम्राट ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करता है जो उसकी गाड़ी के 5वें पहिए के साथ की गई तुलना को गलत सिद्ध करते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। इंग्लैंड के शासन का संचालन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली जहाँ कहीं भी होती है वहाँ देश में 2 मुखिया होते हैं, एक राज्य का मुखिया और एक सरकार का मुखिया। इंग्लैंड में भी राज्य का जो मुखिया है वो सम्राट है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ये ठीक है कि वर्तमान समय में सम्राट जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है उसमें अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन संविधान विशेषज्ञ ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने से पहले सम्राट को आश्वस्त होना होता है कि उस व्यक्ति को कॉमन सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। माने जो इंग्लैंड में विधान पालिका है जिसका नाम संसद है, संसद के निम्न सदन में उसको बहुमत प्राप्त दल का समर्थन प्राप्त हो। यदि किसी सरकार की बार बार कॉमन सदन में हार होती रहे और विरोधी दल लगातार मांग करे कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे और प्रधानमंत्री उसके बावजूद त्यागपत्र ना दे रहा हो, तो सम्राट ऐसी स्थिति में एक मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकता। इस अवस्था में अवश्य ही उसे सरकार बदलवानी पड़ेगी और विपक्षी दल के नेता को सरकार बनाने का अवसर देना होगा। और इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जब किसी भी दल को कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए जो सम्राट का निर्णय है वो उसके विवेक पर ही आधारित होगा। नेक्स्ट है इसमें सम्राट एक सलाहकार के रूप में। सम्राट को परामर्श देने का अधिकार है, सम्राट को प्रोत्साहित करने का अधिकार है, सम्राट को चेतावनी देने का अधिकार है। यह ठीक है कि सम्राट मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, वो इसकी बैठकों में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन सम्राट को मंत्रिमंडल के हर मामले की जानकारी होती है। जो मामला भी मंत्रिमंडल के सामने लाया जाता है वो सब सम्राट को मालूम होता है। सम्राट मंत्रिमंडल से संबंधित सभी पत्र, सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करता है। मंत्रिमंडल की बैठक होने से पहले ही उस बैठक में क्या एजेंडा रहेगा, किस विषय पर बहस होने वाली है, ये सब सम्राट को जानकारी होती है। यदि वो किसी विषय पर बातचीत करना चाहे तो जो भी संबंधित मंत्री होता है उससे वो बातचीत कर सकता है। और यदि सम्राट किसी सरकारी विभाग के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह उसके संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती हैं उनके जो कार्यों का विवरण होता है, जो मिनट्स होते हैं,
उसकी एक कॉपी सम्राट को भी दी जाती है और मंत्रिमंडल की सभी समितियों की रिपोर्ट भी सम्राट को दी जाती है। संसद में हो रही बहस की जानकारी भी जो सरकारी रिपोर्ट में प्रकाशित होती है वो भी सम्राट को दी जाती है। इसके अलावा सम्राट का अपना निजी स्टाफ होता है जो उसकी हर प्रकार की जो राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में जानकारी एकत्र करता है और सम्राट को देता है। यदि कोई सम्राट उसका अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो वो इन सारी जो जानकारियां हैं उसके आधार पर अपनी एक सुदृढ़ स्थिति बना सकता है। जैसे कि जो जॉर्ज षष्ठम थे वो काफ़ी परिश्रमी थे, बहुत मेहनत करते थे, हर सरकारी पत्र को पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करते थे, छानबीन करते थे। यही कारण था कि उनके समय में जो प्रधानमंत्री थे वो उनसे अक्सर विचार विमर्श करते थे और शासन के संदर्भ में जो भी सलाह सम्राट द्वारा दी जाती थी उसको वो स्वीकार भी करते थे। नेक्स्ट है इसमें सम्राट का परामर्श निष्पक्ष, लाभदायक तथा महत्वपूर्ण। अब इंग्लैंड की शासन प्रणाली में सम्राट एक ऐसा व्यक्ति है जो अंतिम श्वास तक अपने पद पर रहता है। उसके राज्यकाल में अनेक प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, तो ऐसे में जो सम्राट है वो अनुभव का भी भंडार होता है। मंत्रिमंडलों की जो सफलता है असफलता है उसके बारे में सम्राट को अच्छी जानकारी होती है। हर प्रधानमंत्री अपनी नीतियों, अपनी योग्यताओं के अनुसार शासन का संचालन करते हैं और ये सब कुछ सम्राट भी देख रहा होता है, समझ रहा होता है। तो ऐसे में हर नया प्रधानमंत्री सम्राट के ऐसे अनुभव से लाभ उठा सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो सम्राट है वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होता, वो समस्त प्रजा का सम्राट होता है, दलीय राजनीति से मुक्त होता है सम्राट। तो ऐसे में सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल को कोई परामर्श दिया जाता है तो वो एक पक्षपात रहित परामर्श होता है। इसी कारण से सम्राट के परामर्श को मंत्री बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण ही इंग्लैंड के जो भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हैं उसे संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट है इसमें सम्राट राष्ट्रकुल की एकता का प्रतीक है। सम्राट राष्ट्रमंडलीय देशों की एकता का प्रतीक है। ये राष्ट्रमंडलीय देश कौन से हैं? वो देश जो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश थे लेकिन अब वो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, स्वतंत्र राज्य हैं। तो ऐसे में विचारक कहते हैं कि यदि इंग्लैंड के सर्वोच्च पद पर जनता द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति होता, आसीन होता, तो जो राष्ट्रमंडल के देश हैं वो उसकी अध्यक्षता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रमंडलीय देशों की हर वर्ष एक बैठक होती है, एक मीटिंग, एक सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता इंग्लैंड का सम्राट करता है। यदि ये जन निर्वाचित होता तो राष्ट्रमंडलीय देश उसमें शामिल होना पसंद न करते हैं राष्ट्रमंडल में। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि जो सम्राट है वो एकता की एक ऐसी कड़ी है जो राष्ट्रमंडल को खंडित होने से बचा रही है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। राष्ट्रमंडल देशों की एकता के प्रतीक के साथ साथ सम्राट इंग्लैंड के सभी लोगों की एकता का भी प्रतीक है। वो किसी दल का नेता नहीं है, ना ही वो किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि समस्त राष्ट्र का प्रधान है, समस्त प्रजा का सम्राट है। सम्राट का ऐसा स्वरूप साधारण समय में भी और संकट के समय में भी राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। जब कभी भी देश पर कोई संकट आता है, इंग्लैंड पर कोई भी संकट आया, तो सम्राट की एक अपील ने ही लोगों में देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की तीव्र भावना विकसित की, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि जो सम्राट की अपील है वो देश हित में है, जनहित में है, वो किसी दल हित में नहीं है। तो ऐसे में सम्राट के प्रति जो जनता का सम्मान है
जनता के दिल में जो सम्राट के प्रति भक्ति की भावना है, इसी के मद्देनज़र सम्राट को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।